जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल में। और स्पेशली बिहार दरोगा के 1799 पोस्ट के एग्जामिनेशन के लिए इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से जितना भी अब तक का बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के 2024 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिटेलिंग के साथ लेकर आ गए हैं। और जैसा कि माना जा रहा है कि इसी साल 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, कंडक्ट किया जाने वाला है। तो PYQ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा रिवीजन के लिए कि जितना भी सब्जेक्ट है ना सिलेबस में, बिहार दरोगा के सिलेबस में, उन सब का PYQ डिटेलिंग के साथ आप रिवाइज करके चले जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। समझिए कि PYQ से ही आपका करंट अफेयर को हटा दें तो 50+ क्वेश्चन जो है आपको पूरा PYQ दिला देगा यदि डिटेलिंग के साथ पढ़ते हैं तो। डिटेलिंग के साथ, ठीक है ना। बात यहाँ पे ये है, डिटेलिंग करने से क्या होगा कि वो नहीं पूछेगा तो उसके इर्द गिर्द तो पूछ लेगा ही, ठीक है ना। और जो इसमें डिटेलिंग किया हुआ है ना, ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिटेलिंग किया हुआ है, पॉइंट इसमें समाहित है, ठीक है ना। तो जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। तो इस ज्योग्राफी वाले पार्ट को जो है, इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट को 3 पार्ट में आपका हम कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि इसमें टोटल 158 पेज है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, है ना, ताकि आपके लिए पूरा जितना भी सब्जेक्ट है सबका PYQ जो है डिटेलिंग के साथ अपलोड करते हुए चलेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है ना, 2008 में पूछा गया था बिहार दरोगा में, SI में, PT के एग्जामिनेशन में। पहला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। वाकई बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो ये सभी के सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपका सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास भी है ना। ब्यास भी जो है इसी का है, सहायक नदी है, सिंधु नदी का है। अब आते हैं हम लोग सिंधु नदी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाने का संभावना रहता ही रहता है ना। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो है सतलज, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू या सानोख्यावाब हिमनद से होता है। देखिए, बोखरचू ग्लेशियर रहे या सानोख्यावाब ग्लेशियर रहे, इसी से जो है इसका जल जो है कहाँ आता है, पिघल करके मानसरोवर झील में, और मानसरोवर झील से ही क्या होता है ना, सिंधु नदी का उद्गम होता है जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि अभी वर्तमान में ये तिब्बत चीन में आता है, ठीक है। और ये मानसरोवर झील से ही 3 नदी निकलता है ना। 3 नदी निकलता है, एक सिंधु नदी निकलता है ना, सिंधु नदी निकलता है। दूसरा सतलज नदी भी, सतलज नदी का भी उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। फिर आपका ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी आपका मानसरोवर झील से ही निकलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है आपका सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास ये है, ठीक है। फिर भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी है ना। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, ठीक है ना। और पहली जो है सबसे लंबी नदी भारत से होकर बहने वाली वो ब्रह्मपुत्र है, लगभग इसका 2900 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन सिंधु नदी जो है भारत में 1134 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी जो है ये पाकिस्तान से होते हुए, है ना, भारत के बाद पाकिस्तान, है ना, ये सिंधु नदी कुल 3 देश में बहता है। एक हो गया आपका तिब्बत जो कि चाइना वाला क्षेत्र में आता है, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, ठीक है ना। तो भारत में ये 1114 किलोमीटर के आसपास ये प्रवाहित होती है। यहाँ पे 1134 लिखा हुआ है तो लगभग तो उतना ही है ना, ठीक है ना। 1100 किलोमीटर के आसपास जो है लूसेंट में आपका 1114 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 1114 किलोमीटर के आसपास जो है ये भारत में प्रवाहित होती है सिंधु नदी, ठीक है ना। उसके बाद टोटल लंबाई तो इसका बता ही दिया, 2800 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है ना, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। और याद रखिएगा सिंधु नदी कुल 3 देशों में प्रवाहित होती है।
फिर है भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है ना, ये सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के दाहिने किनारे से, है ना, दाएं, जैसे मान लीजिए सिंधु नदी निकल रहा है तो ये दायां तट जो है, ये दायां तट, इधर से जो आने वाली नदियां हैं, सिंधु नदी में मिलने वाली नदियां हैं, वह श्योक नदी है, गिलगित नदी है, काबुल नदी है, कुर्रम नदी है, गोमल नदी है। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी पूछ सकता है श्योक जो है किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की है। गिलगित किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की है। काबुल भी सिंधु की है, कुर्रम भी सिंधु की ही है, गोमल भी क्या है, सिंधु का ही है। सिंधु का दूसरा नाम जो है इंडस भी है ना, सिंधु नदी का दूसरा नाम जो है इंडस रिवर भी है। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहलाता है ना। इसी सिंधु नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु नदी 3 देश से होकर बहती है ना, तिब्बत यानी कि चाइना वाला क्षेत्र, फिर भारत, पाकिस्तान, ठीक है ना। भारत में याद रखना 1114 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। फिर आपका है रावी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के, है ना, कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रा, ये दर्रा याद रखिएगा कि रावी नदी किस दर्रे से निकलती है ना। तो उद्गम स्रोत क्या है रावी नदी का, तो रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सभी पूछ सकता है आपसे कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। फिर है झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जो है ना, देखिए शेषनाग मतलब क्या हो गया, सांप हो गया, सांप काट लेगा तो आप झेल नहीं पाइएगा, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि झेलम नदी का उद्गम जो है ना, शेषनाग झील से है ना। बेरीनाग झील के समीप जो ही है एक शेषनाग झील है, बेरीनाग के पास शेषनाग झील है, ठीक है ना। इसी शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो नदियाँ हैं सिंधु की सहायक नदियाँ, उसका उद्गम दिया हुआ है और कहाँ जाके गिरता है वो भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। सिंधु नदी है ना, ये बोखरचू ग्लेशियर यानी कि सानोख्यावाब ग्लेशियर से निकलता है, उद्गम होता है मानसरोवर झील से, ठीक है ना। और ये अरब सागर में जाकर गिर जाता है सिंधु नदी। झेलम नदी जो है आपको बताया कि है ना, शेषनाग झील, बेरीनाग झील के पास जो है ना, एक शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, वहीं से ये झेलम नदी निकलता है। और झेलम नदी जो है चिनाब में आकर मिल जाता है। कहाँ आकर मिल जाता है, चिनाब में मिल जाता है। आपको बता दें सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो ये चिनाब नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है चिनाब नदी जो है ना, लारा दर्रा है ना, हिमाचल प्रदेश में लारा दर्रा है, यहाँ से निकलती है, जो कि सिंधु में जाकर मिल जाती है। फिर रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा, शुरू में ही बता दिए, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, यहीं से रावी नदी निकलती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। ब्यास नदी जो है व्यास कुंड से निकलता है ना, हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड है, और सतलज में जाकर व्यास कुंड मिल जाती है। फिर सतलज नदी जो है ये राकसताल झील से मानसरोवर झील से ही निकलता है ये, ठीक है ना। राकसताल वहीं पे जगह है, ठीक है ना, और सतलज नदी जो है चिनाब में आकर मिल जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आप कभी कभी सजाने के लिए दे देता है कि सबसे ऊपर में है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सिंधु की सहायक नदियों को सजाएं क्रम के अनुसार ऐसे करके। तो सबसे पहला जो आपका नदी उत्तर में जो है वो आपका सिंधु है ना। सिंधु है, सिंधु के नीचे उतरेंगे तो उसकी सहायक नदी झेलम है, क्या है, झेलम है, ठीक है। झेलम के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चेनाब मिलेगा, क्या मिलेगा, चेनाब मिलेगा, ठीक है, क्रम में ही लिखा हुआ झेलम फिर चेनाब। फिर आपका उसके नीचे आएंगे तो रावी मिलेगा, रावी के नीचे आएंगे तो ब्यास मिलेगा, ब्यास के नीचे आएंगे तो आपको सतलज नदी मिलेगा, क्या मिलेगा, सतलज नदी मिलेगा। तो ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। झेलम, पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर आपका रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं, है ना, प्रमुख नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। फिर और भी है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु जल समझौता विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना। सिंधु जल समझौता जो है किन किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और पाकिस्तान को लेकर होता है। सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में। यह विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था सिंधु जल समझौता। इस समझौते के अनुसार नीचे 3 नदियों पर भारत के अधिकार दिया गया है
है ना। सतलज ब्यास रावी जो है SBR लिखा हुआ है, सतलज ब्यास रावी, ये इन 3 नदियों पर जो है भारत का अधिकार होगा और शेष जो 3 नदियां हैं उस पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। ऊपर के 3 नदियों पर पाकिस्तान के अधिकार को इस समझौता के तहत बताया गया है ना। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोग अक्सर बोलते रहते हैं, उसी से याद रखना है। CJI पर किसका अधिकार है, तो पाकिस्तान का अधिकार है। C का मतलब हो गया चेनाब, J का मतलब हो गया झेलम, है ना, I का मतलब हो गया इंडस। ठीक है, तो चेनाब, झेलम, इंडस, ये 3 यानी कि सिंधु नदी, 3 नदियों पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है और शेष 3 नदियों पर भारत का अधिकार होगा। ये सिंधु जल समझौता 1960 के तहत ये तय किया गया था। एक चीज़ और बता दें, सिंधु जल समझौता जब हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है, आपको हम बता दें, एग्जाम में पूछा हुआ है। सिंधु जल समझौता जब हुआ था 1960 में, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे अयूब खान थे। कौन थे, अयूब खान। अयूब खान जो थे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी याद रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है सतलज की सहायक नदी ब्यास है ना। सतलज की सहायक नदी क्या है, ब्यास है। ब्यास नदी सतलज के हरिके में मिलता है, हरिके बैराज के पास मिलता है। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलता है। हरिके बांध से क्या होता है, इंदिरा गांधी निकलता है। आपको यहाँ पे इंदिरा गांधी जो नहर है, ये इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है ना। जो है ना भारत का सबसे लंबा सिंचाई नहर है, क्या है, भारत का सबसे लंबा सिंचाई नहर जो है राजस्थान नहर है, इंदिरा गांधी नहर है ना। इंदिरा गांधी नहर को पानी जो है सतलज नदी से प्राप्त होता है ना। किस नदी से प्राप्त होता है, सतलज नदी से प्राप्त होता है। हरिके बैराज के बारे में आपको बता दें, हरिके बैराज जो है ना, ये भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल भी इसको नामित किया गया है। हरिके बैराज को भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो हरिके बैराज है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा जो भी मेरे हिसाब से लग रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भारत से होकर बहने वाले 3 प्रमुख नदियाँ जिनका उद्गम भारत में नहीं है ना। भारत से होकर बहता है लेकिन इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, ये सब जो है भारत से बाहर इसका उद्गम स्थान है। फिर 2008 में ही दरवा के एग्ज़ाम में ही, PT के एग्ज़ाम में ही दूसरा प्रश्न पूछा गया था ज्योग्राफी से, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना दूध से है। किससे है, दूध से है। ऑप्शन A जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारा क्रांति है, बहुत सारा आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आप कहीं भी इसको किसी भी बुक में आप जाकर ये सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको PYQ प्लस उससे रिलेटेड डिटेलिंग दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही काम आएगा आपको, है ना। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का ऐसा पैटर्न रहा है कि जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिटेलिंग जो है आपको बहुत ही काम आएगा, बस आपको सुनते चलना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध क्षेत्र से है। दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। यह आपसे पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से ही है, श्वेत क्रांति से है। यह विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है ना, ऑपरेशन फ्लड। NDDB है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब किया गया था, 1970 में किया गया था, है ना। NDDB का स्थापना भी कई बार पूछा हुआ है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 1965 में हुआ था, है ना। श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है ना। फिर आपका है विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। फिर है प्रमुख क्रांति है, तो फिर है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुआ था, सूती वस्त्र क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था, सूती वस्त्र क्षेत्र से हुआ था। फिर हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा उत्पादन से है। फिर कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध जो है, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसका संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। फिर आपका लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर या मांस उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाला के उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन के उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध जो है उर्वरक
उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है चमड़ा या कोको उत्पादन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय के उद्योग का विकास से रिलेटेड जो है भूरी क्रांति है। फिर आपका है बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति में स्वदेशी सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बैंगनी क्रांति के तहत तय किया गया है। और लेवेंडर की खेती जो है, लेवेंडर की खेती, ये भी आपका बैंगनी क्रांति के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा यूनिक हो जाता है कि लेवेंडर जो है, लेवेंडर की खेती जो है किस क्रांति के अंतर्गत आता है, तो बैंगनी क्रांति के अंतर्गत आता है। गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है शहद या बागवानी उत्पादन से है। सुनहरी रेशेदार क्रांति का संबंध जो है जूट के उत्पादन से है ना। गोल्डन जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट को जो है ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। फिर रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा मुर्गी उत्पादन से है, अंडा और मुर्गी के उत्पादन से है। फिर रजत रेशेदार क्रांति का संबंध जो है कपास से के उत्पादन से है। आपको बता दें कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, कपास को जो है सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और कपास का उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। फिर आपका है अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। तो इस तरह से 2 ही प्रश्न आपका मैच करता है, जो इम्पोर्टेंट टाइप का था और कुछ था जो कि बहुत ही इजी टाइप का था 2008 वाले बिहार दरोगा एग्ज़ाम में, पीटी में। तो हम लोग आगे आते हैं 2012 में जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखें 2 ही प्रश्न, कितना 2 प्रश्न इसमें रहा, पीछे वाला सेट में आपका रहा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट 2012 वाला एग्जाम में है। देखते हैं कितना इसमें आपका प्रश्न मिलता है ज्योग्राफी का। इसमें लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबी नदी 2012 के आसपास का पूछा हुआ प्रश्न है। उस समय जो है बिहार में था, बिहार में जो गांधी सेतु है वो उस समय सबसे लंबा नदी पुल था, है ना। प्रश्न काल के अनुसार ये बिहार उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है बिहार में नहीं, अभी आपको असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बना हुआ है आपका लोहित नदी पर, है ना, भूपेन हजारिका सेतु, वो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। चलिए हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं, उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु वर्तमान में देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। ये जो गांधी सेतु है ये तीसरा जो है सबसे लंबा नदी पुल है वर्तमान में, उस समय पहला था। यह जो पुल है ना, गांधी सेतु, ये पटना को हाजीपुर से गंगा नदी पर जोड़ती है। ठीक है ना, ये गांधी सेतु गंगा नदी पे बना हुआ है और इसकी कुल लंबाई 5750 मीटर यानी कि 5.75 किलोमीटर इसका लंबाई है। वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह लोहित नदी पे बना हुआ है ना, लोहित नदी पे बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। किसको? लोहित नदी को। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इस पर 9.15 किलोमीटर लंबा जो है 9.15 किलोमीटर लंबा जो है भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। यह पुल असम राज्य में स्थित है और यह जो है पुल भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को, है ना, ढोला से सदिया को जोड़ता है। वर्तमान में दूसरा सबसे लंबा नदी पुल जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और तीसरा जो है बिहार में है। पहला असम में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा बिहार में है, जो कि दिहांग नदी पर है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला, इसकी कुल लंबाई जो है 6.2 किलोमीटर है। यह दाम्बुक और रोइंग के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश में शहरों को जोड़ता है। फिर आते हैं वर्तमान में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है महाराष्ट्र में है, जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, है ना, लिंक है, इसके महाराष्ट्र में है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है ना। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। इसे आधारिक तौर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक नाम दिया गया है और इसे सेवरी नहावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक और बोलचाल की भाषा में अटल सेतु भी कहा जाता है। यानी कि इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है ना, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। एक है आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, या सेवरी नहावा
से है ना हवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक, और बोलचाल की भाषा में अटल सेतु। तो अटल सेतु कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। और अटल सेतु जो है सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। कितना? 21.8 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है ना अटल सेतु। फिर है 2012 में पूछा गया दूसरा ज्योग्राफी का प्रश्न, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है ना। जान ही गए होंगे, आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब आते हम लोग क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ और बहुत सारा बेसिक और डिटेलिंग करने का। तो इसमें आपका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश, फिर तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप 3 तक 4 तक याद रखेंगे। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। जनसंख्या में हम लोग चलेंगे है ना, 2011 के जनसंख्या के हिसाब से चलेंगे तो सबसे बड़ा जो राज्य है यूपी है, सबसे अधिक जनसंख्या रखे हुए है। फिर दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। ये भी आपको क्रम याद रखना है। फिर है आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। फिर बिहार से रिलेटेड भी हम लोग इसमें ऐड किया हुआ है, तो भी देख लेते हैं। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 है ना किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के राज्यों में 12वां स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला लिया जाए तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। फिर बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। फिर बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या के हिसाब से जिला जो है पटना है, और सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा जो है सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। फिर आते हैं तीसरा प्रश्न, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है ना। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी में जो है किस देश की सीमा जो है ना बांग्लादेश से मिलता है। बांग्लादेश से तो श्रीलंका तो होगा ही नहीं, नेपाल भी नहीं होगा, पाकिस्तान तो एकदम होगा ही नहीं, तो म्यांमार बगल में ही है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा जो है म्यांमार से मिलता है ना। तो ये एक तरह से पड़ोसी, हमारे भारत के जो पड़ोसी देश है उससे रिलेटेड टॉपिक से ये क्वेश्चन हो गया। तो उससे रिलेटेड जितना फैक्ट है आपको इसमें अच्छा खासा मिल जाएगा, जो कि आपको बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में इसके पड़ोसी देश है ना से रिलेटेड है। ये है भारत की म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार की सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है ना, भारत का पड़ोसी देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा पूर्व दिशा में थाईलैंड स्थित है। यानी कि बांग्लादेश का सीमा जो है भारत से मैच करता है, मिलता है। म्यांमार की राजधानी कई बार बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है, पीटी एग्जाम में नापीतो और मुद्रा क्या है। रोहंगनिया या रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का संबंध म्यांमार से है। रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का संबंध किससे है? म्यांमार से है। फिर आंग सान सू का संबंध किससे है? म्यांमार से है। आंग सान सू एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं है ना। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अपने अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ये आंग सान सू जो है, आंग सान सू ये म्यांमार से संबंध रखते हैं है ना, और इनको 1991 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 2021 में सैन्य बलों ने तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया और आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न फर्जी आरोपों के आधार पर उन्हें जो है 8 साल का जेल दे दिया गया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। 1885 में इसे भारत के साथ मिलाया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसे फिर से अलग कर दिया गया था है ना। इसे जो है 1885 में म्यांमार को भारत के साथ मिला लिया गया था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसको फिर से अलग कर दिया गया। फिर नए नाम और पुराने नाम
है ना। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है, ठीक है। ईरान का पुराना नाम जो है फारस है, पहले हम लोग ईरान को फारस के नाम से जानते थे। फिर ताइवान का पुराना नाम जो है फार्मोसा है। अरुणाचल प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफा जो है किसका नाम, अन्य नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश का ही अन्य नाम जो है नेफा है, पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कभी कभी नेफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है इसका नाम है। फिर पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र को पेप्सू कहा जाता है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों को, पेप्सू का मतलब होता है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। यह 1948 से 1956 तक भारत का एक राज्य था जो 8 रियासतों से मिलकर बना था। पटियाला, जिंद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कलसिया, नालागढ़, है ना, ये सब जो है 8 रियासत से मिलकर जो है पेप्सू का निर्माण हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद जो है कौन कौन सा चलता है, जम्मू कश्मीर विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच चलता है। सरकरी विवाद जो है, सरकरी की रेखा जो है गुजरात वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाता है, जो कि विवाद चलता है। सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु जल समझौता विवाद भी भारत पाकिस्तान के बीच चलता है। फिर आपका है रेड क्लिफ रेखा, वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान और भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश में के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करता है ना। तो ज़्यादातर पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा रेखा खींचा गया है, तो वह है रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, है ना, था। शुरुआत में यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। अभी वर्तमान में डुरंड रेखा जो है, वर्तमान में डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा हुआ है ना। जब पाकिस्तान नहीं था तब डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींचा हुआ था। फिर है पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। फिर मैकमोहन रेखा या जॉनसन रेखा भारत और चीन के बीच में है। काली नदी या महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली या महाकाली नदी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा एवं विवाद, भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा विभाजन का काम करता है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 100वें संविधान संशोधन का संबंध जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता से लेकर के है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, ठीक है। फिर आपका है कचातीवू द्वीप, है ना, कचातीवू द्वीप जो है श्रीलंका में, जिसे भारत सरकार ने संधि के तहत दे दिया था, तो याद रखिएगा, है ना। कचातीवू द्वीप कहाँ है, तो श्रीलंका में है। कोको द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, द्वीप है जिसे वर्तमान में म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप जो है कहाँ है, तो हिंद महासागर में। इस पर किसका अधिकार है, तो म्यांमार का अधिकार है। फिर आपका एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हमको दिमाग में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, है ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर था, उसको म्यांमार के किस जेल में, है ना, किस जेल में रखा गया था, ले जाकर कैद करके रखा गया था, है ना, किस जेल में जो है मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसको म्यांमार के किस जेल में ले जा करके बंदी बनाकर रखा गया था, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। भारत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, चौथा क्वेश्चन है ना, 2012 में जो पूछा गया है उसमें, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली को कौन नहीं जानता है। दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, है ना, भारत के विभिन्न कोनों से जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, रहने के लिए आते हैं। चलिए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी दिल्ली में आते हैं, इसके बाद मुंबई में आते हैं, है ना। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रवासी आने वाला जो शहर है वो मुंबई है और पहला दिल्ली है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी आने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा प्रवासी जो जाते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या जो है 45.36 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का 37% है। देश में सबसे ज़्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्यों में हुआ है। कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश 25%, बिहार 14%, राजस्थान 6%, मध्य प्रदेश 5%, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है
दूसरे जगह जाकर रहते हैं उसमें संख्या जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, दूसरा बिहार का है। लॉकडाउन के बाद सर्वाधिक प्रवास जो है दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में देखा गया है। फिर प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए थे, उसी के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर आपका है इसकी शुरुआत जो है प्रवासी दिवस मनाने का शुरुआत जो है 2003 में हुआ था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है भारतीय इन देशों में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यूनाइटेड अरब UAE, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। दूसरा अमेरिका में, तीसरा सऊदी अरब में रहते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2020 में दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 1.8 करोड़ भारतीय रहते थे। इस मामले में भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। ये इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा आपके लिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है ना भारतीय ही है ना, भारतीय समूह है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवास करते हैं। यह भारतीयों की संख्या का 33.1 लाख है। इसके बाद अमेरिका में 23 लाख प्रवासी रहते हैं। खाड़ी देशों में कुल 89 लाख भारतीय रहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भी भारत है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रवासी किसी दूसरे देश में रहते हैं, प्रवासी हैं जो दूसरे भारत छोड़कर कोई दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ से जो आय इनकम होता है उसको अपने देश में भेजते हैं, है ना, तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है ना। यानी कि विदेश का आय जब भारत में आता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है ना, जो भेजते हैं, है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भी कौन है? भारत ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका मणिपुर की राजधानी, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपको डिटेलिंग करके जाना है ना, तो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। कहाँ है? इम्फाल है। पणजी जो है किसका है? गोवा का है, गोवा का है। फिर आपका शिलोंग जो है ये मेघालय का है। कहाँ है? मेघालय का जो है ना, राजधानी क्या है? शिलोंग है। उखरुल क्या पता क्या है ना, कोई किसी का राजधानी नहीं है, तो इसका मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डिटेलिंग कर लेते हैं मणिपुर से रिलेटेड या उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बिहार दौरे के लिए इम्पोर्टेंट है। मणिपुर है ना लोकटक झील के लिए प्रसिद्ध है ना। मणिपुर में जो है लोकटक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील से क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना लोकटक झील में, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना। तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना केबुल लामजाओ, है ना। और मणिपुर के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, है ना, आगे इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग है, बता ही दिया आपको। मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है ना। और आपको बता दें कि ये जो लोकटक झील है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है ना। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ये लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। फिर किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो ये लखनऊ को जो है नवाबों की शहर कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है ना। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, पता नहीं इसमें ज्योग्राफी में डाल दिया गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख स्थानों के उपनाम, है ना। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है। फिर आपका बेंगलुरु अंतरिक्ष का शहर, भारत का सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ है ना इंडिया भी इसको कहा जाता है। सिलिकॉन वैली मूल रूप से अमेरिका में है ना। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में भी है। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, तो ये सभी याद रखिएगा। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है, ये भी खबर पूछा जा चुका है। मदुरई को जो है मंदिरों या त्योहारों का नगर कहा जाता है। गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। सिक्किम को फलों उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। कर्नाटक को मलाई का देश, है ना। ध्यान रखें मलाई पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य में है
है ना। देखिए कर्नाटक को मलई का देश कहा जाता है, लेकिन मलई पर्वत पूछ दे कहाँ है तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर मूल रूप से इंग्लैंड में है जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ना। मैनचेस्टर मूल रूप से कहाँ इंग्लैंड में है जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का चाय का शहर जो है डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है ना। इसको चाय का शहर कहा जाता है भारत का। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। पूर्व का मोती या रत्न द्वीप श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती जो है यह रत्न द्वीप जो है श्रीलंका को कहा जाता है, लेकिन मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी है ना। भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, स्टील नगरी भी कहा जाता है जयपुर को, जो कि झारखंड में है। पीटर्सबर्ग अमेरिका में है जबकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। पीटर्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका में है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में है। पूर्व का डेट्रायट जो है पिंपरी महाराष्ट्र को कहा जाता है। पूर्व का डेट्रायट किसको कहा जाता है? पिंपरी महाराष्ट्र को कहा जाता है। डेट्रायट मूल रूप से अमेरिका में है जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जा चुका है, जो कि अमेरिका में है। पूर्व का डेट्रायट जो है ना पिंपरी महाराष्ट्र को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा ये झारखंड में। कहाँ? मुंडा जो है झारखंड में, याद होगा आपको है ना। बिरसा मुंडा का नाम सुने ही होंगे है ना। झारखंड के छोटा नागपुर के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था है ना। 15 नवंबर 1875 को झारखंड में ना छोटा नागपुर के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था है ना। तो मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड में निवास करती है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब जनजाति प्रमुख जनजाति से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो इस पर हम लोग डिटेलिंग जो दिया हुआ है देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है ना। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को झारखंड में 1875 को है ना झारखंड में हुआ था है ना। दिवस झारखंड स्थापना दिवस जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस जो है ना बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। फिर आपका है दलितों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। दूसरा सबसे बड़ा जो है गोंड है। दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? गोंड है। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। फिर आपका है भारत के वैसे क्षेत्र जहां जनजाति निवास नहीं करते हैं, तो ये यहाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में जो है जनजाति निवास नहीं करते। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी है ना। ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ये चारों आसपास वाला ही क्षेत्र है। पुडुचेरी से नीचे है ना, आंध्र प्रदेश के आसपास में है, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे ये 5 क्षेत्र है जहाँ पे जनजाति निवास नहीं करता है। फिर थारू जनजाति दिवाली त्यौहार को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ है ना। कौन सी जनजाति जो है दिवाली त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति। कौन? थारू। गोंड जाति में नर बलि प्रथा प्रचलन में है। गोंड जनजाति में जो है नर बलि प्रथा का प्रचलन देखा गया है। खरवार जनजाति क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। खरवार जनजाति क्या होते हैं? क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। भीलों में घूमर नामक नृत्य प्रचलन में है ना। भील लोग जो है घूमर नृत्य करते हैं। तो घूमर नृत्य कौन करते हैं? भील लोग करते हैं। संथालों में विवाह की पद्धति को विपुल कहा जाता है। ये भी पूछा हुआ है इसलिए ये दिया हुआ है ना। संथालों में जो विवाह की पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? तो विपुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल नामक त्यौहार मनाया जाता है ना। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है और मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ फूलों का त्यौहार होता है। सरहुल का अर्थ क्या होता है? फूलों का त्यौहार होता है। फिर आपका है जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ठक्कर बापा ने किया था। ये आपको बताएं। ये दलित महादलितों के
अस्पृश्य लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी किए थे, है ना। इसको रिपीट किया गया है तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? ठक्कर बापा किए थे। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी किए थे। फिर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है ना। ये आप लोग जानते होंगे। तो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब आ रहा है, बस आपको कोई ये सब रिवीजन करते चलना है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड भी आगे पीछे आ सकता है। तो डिटेलिंग करेंगे तो आपका सारा क्लियर होते चला जाएगा। भारत से होकर गुजरने वाले अक्षांश एवं देशांतर रेखा विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है। इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है ना। जो 0 डिग्री देशांतर है ना, जो विश्व का मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर, ये इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से गुजरती है ना। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये कहाँ से, यह देख रहे हैं ये वाला जो है ना, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पे रेड किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास जाइएगा तो एक नैनी स्टेशन है, वहीं पे इसका वेधशाला बनाया गया है। ग्रीनविच और भारत के समय के बीच जो है 5.5 घंटा का अंतर है ना, यानी कि हमारा भारत जो है 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच से। फिर भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच रेखा से आगे है। भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध में है। फिर है आपका भारत के 5 राज्य भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है ना देशांतर से गुजरता है, पूर्वी देशांतर से गुजरता है। तो देखिए कौन कौन सा राज्य है। तो पहला उत्तर प्रदेश है ना, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है, चौथा आपका उड़ीसा है, पांचवा आपका आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य से होकर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर है रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी फसल जो है अभी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का समय चल रहा है ना। और अक्टूबर नवंबर में जो है रबी फसल बुआता है, तो मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है। तो अप्रैल नहीं है तो मार्च इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे फसल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है उस पर हम लोग देख लेते हैं। जितना फैक्ट इसमें दिया हुआ सब बिहार द्रोह के एग्जाम से रिलेटेड ही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो है रबी फसल, जिन्हें शीतकालीन फसलों के नाम से भी जाना जाता है ना। ये ऐसे कृषि फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और वसंत ऋतु में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल सर्दियों की शुरुआत में अक्टूबर नवंबर के आसपास में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, जौ, प्याज, आलू, सरसों है ना, जौ, ये सभी के सभी जो है क्या है? रबी फसल में आते हैं। फिर आपका आगे है ना। इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें आपका 9 क्वेश्चन 2012 में जो पीटी का एग्जाम हुआ दरोगा का, इसमें 9 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी का देखें और उसका डिटेलिंग देखें। अब आता उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा 2012 में ही हुआ था, ठीक है ना। इसमें भी क्वेश्चन है, एक साल में 2-2 क्वेश्चन दरोगा का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग बहुत सारा उत्पाद वाला अलग है, अलग अलग दरोगा का, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम होता है, तो सारा का दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नदी के किनारे नहीं है। तो हरिद्वार, ये तो गंगा नदी किनारे है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। हरिद्वार जो है ना गंगा नदी किनारे, कहाँ है? हरिद्वार जो है गंगा नदी किनारे स्थित शहर है, ठीक है। तो हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। गंगा नदी पहाड़ी इलाकों से समतल मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करता है। गंगा नदी जो है पहाड़ी इलाकों को छोड़ करके समतल मैदानी क्षेत्र में जो प्रवेश करता है वो हरिद्वार में ही प्रवेश करता है, ठीक है ना। फिर गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कन्नौज इत्यादि, ये सब जो है ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर है। गंगा नदी सबसे
गंगा नदी सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में बहती है ना, सबसे ज़्यादा जो है लंबाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बिहार में सबसे लंबा पटना में प्रवाहित होती है, लगभग 99 किलोमीटर के आसपास जो है, 99 किलोमीटर के आसपास पटना में प्रवाहित होती है। फिर नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो यमुना है ना, नदी किनारे मथुरा, दिल्ली, आगरा है। फिर ब्रह्मपुत्रा के नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़, ये ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे है। महानदी किनारे कटक, संबलपुर है ना, संबलपुर ये कटक जो है उड़ीसा में है। कटक में जो है चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। संबलपुर में ही आपका हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा का है ना, उड़ीसा में संबलपुर में ही है। सरयू जो है नदी किनारे अयोध्या शहर है, अयोध्या शहर है, ठीक है। फिर जौनपुर और लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। जौनपुर और लखनऊ जो है किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे है। लखनऊ कई बार पूछा जा चुका है, लखनऊ किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे है। फिर आपका आगे है चंबल, चंबल नदी किनारे जो ग्वालियर और कोटा है। चंबल नदी किनारे कौन कौन सा शहर है, ग्वालियर और कोटा है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है साबरमती के नदी किनारे है। गांधीनगर और अहमदाबाद जो है, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, इस साबरमती नदी किनारे है। फिर जबलपुर और होशंगाबाद ये नर्मदा नदी के किनारे है। फिर जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। फिर लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। मुरादाबाद जो है ना रामगंगा के किनारे है। मुरादाबाद, बरेली ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के किनारे है। फिर हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कहाँ है, तो मूसी नदी के किनारे है। फिर नासिक और नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। फिर आपका है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य जो है असम है ना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर आपका है इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है असम है। असम में उत्पादित चाय लगभग 52% जो है लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नगांव, देरांग जिलों में होता है ना। इन सभी जिलों में जो है लगभग भारत का 52% चाय का उत्पादन जो है असम ही करता है। असम के बाद चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है चाय उत्पादन के लिए बहुत ही उत्तम कोटि के चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। भारत के उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17%, उत्तरी भाग जो है 83% है ना। भारत का उत्तरी भाग जो है 21-22 के डाटा के अनुसार सबसे अधिक चाय उत्पादन में सबसे मतलब कि नंबर 1 पर है उत्तर वाला क्षेत्र। और दक्षिण में जो है 17% के आसपास जो है उत्पादन चाय का किया जाता है भारत का। इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को दुनिया का में बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है। दार्जिलिंग, असम है ना, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है ना। असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी इन सभी में जो चाय का उत्पादन होता है उन्नत किस्म का चाय का उत्पादन किया जाता है। दार्जिलिंग चाय जिसे चाय की शैंपेन के रूप में जाना जाता है, इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया में भर में पहला जीआई टैग है ना, पहला जीआई टैग उत्पाद था है ना। दुनिया भर में पहला जीआई टैग उत्पाद था। और दार्जिलिंग के चाय को जो चाय की शैंपेन कहा जाता है ना, ये भी याद रखिएगा कि चाय की शैंपेन किससे कहा जाता है, तो दार्जिलिंग के चाय को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको 2004 में जीआई टैग मिला था। कब मिला था, 2004 में जो है 2004 में दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग का चाय का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, याद रखिएगा। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। चाय के पौधों में भरपूर पानी मिलना चाहिए, लेकिन धान जैसा पानी जड़ के पास जमा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पौधे क्या होंगे, सड़ जाएंगे। भारतीय चाय बोर्ड से रिलेटेड है ना टॉपिक है, पॉइंट है। इसकी स्थापना, भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में 1953 के चाय अधिनियम के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता, पूर्व में कलकत्ता में था है ना। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। और इसका भारतीय चाय बोर्ड का स्थापना 1954 में हुआ था, 1953 के चाय अधिनियम के तहत हुआ था। फिर आपका है
हम लोग आज 50 नंबर पेज तक, 16 तक तो पहुंच गए हैं, 17 तक, आज 50 तक कंप्लीट आपका हम करवाएंगे। फिर आपका है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर, उड़ीसा राज्य में है और संबलपुर में है। कहाँ है? संबलपुर में जो है, संबलपुर में हीराकुंड बांध है। फिर है आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में है ना, महानदी पर है। यह भारत एवं विश्व का सबसे लंबा नदी पुल है, कच्चा बांध है, ठीक है ना। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, चीन का शोक जो है ना, हवांगहो नदी को कहा जाता है। किसको? है ना, हवांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। हवांगहो नदी को जो है पीली नदी भी कहा जाता है, जो चीन का शोक कहलाता है। फिर आपका है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसमें हम लोग आएंगे है ना, सिक्किम में आप देखेंगे, ये सिक्किम जो है, ये जो सिक्किम है ना, ये इस तरह से आते हैं। तो इधर तो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, इधर नेपाल आ जाता है, फिर इधर आपका भूटान आ जाता है, ठीक है, भूटान आ जाता है, और ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। क्या है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, दार्जिलिंग है, ठीक है, दार्जिलिंग है। तो ये 4 क्षेत्र जो है सिक्किम से टच करता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर सिक्किम की सीमा उत्तर में तिब्बत यानी कि चीन से, पश्चिम में नेपाल से, पूरब में भूटान से और दक्षिण में आपका पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वो टच करता है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। 3 है ना, असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। कौन? असम। मिजोरम बांग्लादेश के व म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करता है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को टच करता है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है ना। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से पूछा हुआ है प्रश्न कि कौन सा भारतीय राज्य जो है तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा, है ना। क्या है? त्रिपुरा। फिर आपका है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा अरावली, है ना, एकदम यही होगा, है ना। पश्चिमी सीमा अरावली, सतपुड़ा, फिर पंजाल, हिंदकुश। तो यहाँ आंसर हिंदकुश दे रहा है, तो हिंदकुश ही होगा, है ना। हो सकता है मेरे से गलती हो गया होगा, है ना। पश्चिमी भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है कौन? हिंदकुश बनाता है। कौन बनाता है? हिंदकुश बनाता है, ठीक है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह भारतीय उपखंड उप महाद्वीप को शेष एशिया से अलग करता है ना। यह जो हिंदकुश है ये शेष एशिया से क्या करता है? भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करता है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। हिंदकुश श्रेणी में तिरिच मीर पर्वत पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है ना। तिरिच मीर पर्वत जो है, तिरिच मीर पर्वत ये पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। खैबर दर्रा हिंदकुश पर्वत में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो हिंदकुश पर्वत में स्थित है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला को तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला को जो है तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी को, है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी को भी जो है, काराकोरम जो ग्लेशियर है उसको भी तीसरा ध्रुव माना जाता है, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर विश्व के तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र हिमालय, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, सियाचिन ग्लेशियर, हिंदकुश पर्वत श्रृंखला है। देखिए तीसरे ध्रुव में क्या आ गया, है ना, हिमालय वाला क्षेत्र आ गया, जो बोले थे आपको ग्लेशियर बोले थे, है ना। काराकोरम ग्लेशियर को भी तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों को तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। पामीर का पठार हो गया, है ना, तिब्बत का पठार, फिर तिब्बत का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। सियाचिन का ग्लेशियर, हिंदकुश पर्वत श्रृंखला, ये सबको तीसरा ध्रुव कहा जाता है विश्व का। फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ी है, 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है ना। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी है, 1350 मीटर इसका ऊंचाई है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है लघु या
मध्य हिमालय में स्थित है ना। लघु को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। इसी में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जोहार सुरंग इसी में स्थित है ना, पीर पंजाल श्रेणी में, यानी कि बनिहाल दर्रा में ही आपका जोहार सुरंग स्थित है। सॉरी। फिर आपका अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है ना। सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली है ना। और यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली श्रेणी। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। ये जो है अरावली की पहाड़ी आपको दिल्ली से लेकर के गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है ना। इसके पश्चिमी हिस्से से जो है आपका माही नदी और लूनी नदी निकलती है और पूर्वी हिस्से से जो है बनास नदी निकलती है। क्या निकलती है? बनास नदी निकलती है। ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत काम का है। फिर है सूरत किस नदी पर स्थित है? सूरत जो है ना, ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी जो है ताप्ती नदी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नदी और उस पर स्थित जो शहर है वह पहले उस पर डिटेलिंग किया जा चुका है। फिर है आपका 12 में है कि नदियों में किनारे बसे हुए प्रमुख शहर में चर्चा किया गया है ना, चर्चा कर दिया गया है। फिर आपका है प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है आपको चंडीगढ़ में है। कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है ना। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, है ना। यहीं पे आपका रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन है। फिर आपका है भारत में पहला रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। इसका निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। नेक चंद सैनी ने जो है रॉक गार्डन का निर्माण करवाया था। चंडीगढ़ का पहला रॉक गार्डन नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह सुखना झील के पास है। किस झील के पास है? तो सुखना झील के पास स्थित है ना। सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। सही बात है। यह पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी है। इसे सुंदर शहर कहा जाता है। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? सुंदर शहर कहा जाता है। फिर ली कोर्बुजिए चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, है ना। ली कोर्बुजिए जो थे चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। नोट में लिखा हुआ रांची में भी एक रॉक गार्डन है। यह अल्बर्ट अक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। विवेकानंद स्मारक शिला विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समुद्र में स्थित एक स्मारक है। तो देखिए रॉक गार्डन आपका मुख्य रूप से चंडीगढ़ में है ना। और रांची में भी एक रॉक गार्डन है ना। फिर आपका विवेकानंद स्मारक शिला जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के पास स्थित एक स्मारक है। ये भी याद रखेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। फिर है वृंदावन गार्डन कर्नाटक के मैसूर में, जबकि वृंदावन शहर उत्तर प्रदेश मथुरा में है। वृंदावन गार्डन बोला जाएगा कहाँ है? तो कर्नाटक के मैसूर में है वृंदावन गार्डन। और वृंदावन शहर बोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है वृंदावन शहर है। फिर आपका है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, यह आपका 2018 का है ना, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर आपका है इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसमें आ जाएगा कृषि ऋण में। किसमें? कृषि ऋण। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अब डिटेलिंग की बात करते हैं तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन कृषि ऋण क्षेत्र में आरंभ हुआ था। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर भारत में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में लाया गया था। और सहकारी समिति का स्थापना जो है ना 1904 में ही, बिहार दरोगा में पूछा हुआ है सहकारी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। भारत में पहली सहकारी समिति कर्नाटक के गडग जिले के कानागिनहल गांव की कृषि ऋण सहकारी समिति थी। यह समिति 8 मई 1905 को बनी थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक जो है एफ निकोलसन को माना जाता है। और
ठाकुर प्यारेलाल सिंह को माना जाता है। साथ में सिद्धान गौड़ा, सन्ना रामना गौड़ा पाटिल, 3 लोगों को जो है भारत में सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। सहकारी समिति कोऑपरेटिव क्या है? सहकारी समिति उन लोगों का एक स्वैच्छिक संघ है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह एक व्यवसाय या संगठन है जो इसके लिए काम करने वाले लोगों द्वारा चलाया जाता है और इसके मुनाफे को साझा करते हैं। सहकारी समिति स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों पर काम करती है। एक अनुमान के अनुसार देश में 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं, है ना? क्या है? 6 लाख सहकारी समितियां सक्रिय हैं। इनसे अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियां अधिकांश क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। अब बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियां संख्या बढ़ रही है। फिर आपका है अब वर्तमान में ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण संगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें व्यावसायिक बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन भारत में आज 35% ऋण असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होता है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एग्जाम का दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी में। कहाँ हो जाएगा? सिंदरी। ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था भारत के, है ना। प्रमुख खनिज संसाधन और उसके उद्योग से संबंधित ये प्रश्न है। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक प्लांट की स्थापना 1951 में किया गया था। सिंदरी झारखंड के धनबाद जिले में। कहाँ है? धनबाद जिले में है। सिंदरी का नाम जो है स्थानीय आदिवासियों ने सिंदूर रंग की मिट्टी की वजह से दिया था। तकनीकी तौर पर यहाँ की मिट्टी का प्रकार लैटराइट है, जो कि एक सिंदूर रंग या लाल रंग जैसा होता है। भारतीय मिट्टी में 3 प्रमुख पोषक तत्व की कमी है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों मिट्टी का जो है कमी पाया जाता है। फिर है एनपीके का सही अनुपात में प्रयोग जो है 4-2-1 के अनुसार होना चाहिए। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो अनुपात है वो 4-2-1 होना चाहिए। भारत में फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से होता है। नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है किससे होता है? यूरिया के माध्यम से होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो यूरिया का सूत्र जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है ना। यूरिया का सूत्र होता है H2NCO, है ना, NH2। फिर से बोल देते हैं H2NCO, है ना, CO, फिर NH2, यही जो है आपका यूरिया का सही सूत्र है ना। वहाँ 2 बार CO लिखा गया, जो गलत हो गया है, ये गलत प्रिंट हो गया है। आपको जो हम बताए H2NCO, है ना, NH2 यही सही है, ये गलत दिया हुआ है। भारत में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा जो है 46% होता है। ये एग्जाम में पूछा है, यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है? 46% होता है। फिर आपका प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, जिसे बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक जो है यूरिया है। भारत में पोटास उर्वरक में मुख्यतः आयात पर निर्भर है। पोटास उर्वरक जो है ना, वो आयात पर निर्भर है भारत। और जलोढ़ मृदा में पोटास जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा हुआ है क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा में जो है पोटास जो है सबसे उत्तम, मतलब अच्छा मात्रा में पाया जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर, आप लोग जानते होंगे। यहाँ केसर का उत्पादन, है ना, सैफरॉन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में मुख्य केसर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या पाया जाता है? करेवा मिट्टी पाया जाता है, जो कि केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? ईरान में होता है। प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल जूट चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में जो है जूट और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में किया जाता है ना। चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर असम है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है। फिर मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। फिर उत्तर प्रदेश जो है गेहूं गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है ना। और कर्नाटक जो है कहवा
और रेशम के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर है। रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। कहवा या है ना कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो कर्नाटक करता है। फिर जूट, जूट से रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है। जूट एक खरीफ फसल है। जूट के उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। विश्व में जूट के निर्यात में पहले स्थान पर बांग्लादेश है। निर्यात जो है, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है पूरे विश्व में। भारत में जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। हालांकि चावल के निर्यात में पहले स्थान पर भारत है। सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात कौन करता है? तो भारत ही करता है। फिर है निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें, है ना। थी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। हिमालय से, कथन ए है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती है, सही कथन है। आर है तर्क किसका है? हिमालयी नदियों का उद्गम का स्रोत हिमानियों में स्थित है, एकदम तर्क सही है ना। 12मासी होने का कारण है कि बर्फ से, है ना, ग्लेशियर से जो है इसका नदियों का स्रोत होता है, निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही पुष्टि करता है। तो जो आपका ए है ना, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों सही है। आर जो है ए की सही पुष्टि नहीं करता है, नहीं करता है ना। सही होगा ए ही होगा, ठीक है। आप भी समझ गए होंगे, बहुत सिंपल स्टेटमेंट था, ठीक है। फिर है आपका हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। यही कारण है कि उत्तर भारत की नदियां 12मासी है, क्योंकि ग्लेशियर से सालों भर जल प्राप्त होता रहता है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती रहती है और ये सभी नदियां नवीन नदियां हैं। ये नदियां अपने मार्ग में विसर्ग, भी आकार की घाटी, गॉर्ज का निर्माण करती है। विसर्ग का निर्माण करता है, भी आकार की घाटी बनाता है और गॉर्ज का निर्माण करता है। हिमालय अववाह तंत्र की नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफ़ी विस्तृत बड़े होते हैं। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने सहायक नदियों के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां बरसाती या मौसमी होता है। ये नदियां पुराने नदियों की श्रेणी में आता है ना। दक्षिण भारत की नदियां जो है पुराने नदियों में आता है और उत्तर भारत की नदियां युवा नदी में आता है। फिर आपका है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है ना। कौन कौन देश से गुजरता है? तो तिब्बत से गुजरता है, फिर उसके बाद आपका भारत से गुजरता है, फिर बांग्लादेश से गुजरता है। तो ये हो जाएगा आपका चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों से होकर गुजरता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर चीन, भारत एवं बांग्लादेश डेल्टा तक गुजरती है। फिर आपका है डिटेलिंग करते हैं हम लोग इसका। यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा डुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो, है ना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है ना। तिब्बत में चीन वाले क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ना। मेघना तो पद्मा जो भारत से गंगा नदी आती है बांग्लादेश में, वो पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा जो है ना, मेघना कहलाती है ना। जमुना और पद्मा दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई तिब्बत में है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी पद्मा के रूप में प्रवाहित होती है ना। फिर बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में विस्तृत है। इसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है ना। 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है ना, असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित होता है। भारत में माजुली है, क्या नाम है ना, माजुली जो है ये नदी द्वीप है, जो कि असम में
ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भारत में बाढ़ से सबसे बड़ा प्रभावित राज्य जो है असम है ना। भारत में बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है। भारत से बनने वाले 3 प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है ना। भारत में उद्गम यह है ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज, ये शुरू में ही बता दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के चेमाडुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में ही आपका मानसरोवर झील के बोखरचू या स्यानो ख्याबाब दर्रा से ग्लेशियर से होता है। सतलज नदी जो है इसका उद्गम जो है मानसरोवर के राकस ताल से, मानसरोवर के पास ही जो है राकस ताल है, वहीं से होता है। तो ये भारत के बाहर 3 नदियाँ का उद्गम स्रोत है। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है? भारत का सीमा नहीं बनाता है तो चीन बनाता है, भूटान भी बनाता है, बर्मा बनाता है, ताइवान नहीं बनाता है ना। ताइवान का ही दूसरा नाम क्या? फार्मोसा है, फार्मोसा पुराना नाम। भारत ताइवान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ताइवान का सीमा भारत के साथ साझा नहीं लगता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश जो है ना, कौन कौन से हैं? 7 देश हैं है ना, जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये 7 देश जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के। फिर है आपका भारत के साथ सीमा साझा करने वाले इन देशों की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा है, एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4096.7 किलोमीटर के साथ जो है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा है ना सीमा साझा करता है। फिर दूसरा चाइना है 3488 किलोमीटर। फिर तीसरा 3323 किलोमीटर पाकिस्तान है। नेपाल 1751 किलोमीटर। जो म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर भूटान दूसरा सबसे कम 699 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कम और ज़्यादा एकदम ध्यान में रखेंगे। भारत की सब स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एवं सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये 3 देश हैं। फिर आपका है निम्बू बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन से नदी पर है? तो निम्बू बजगो बांध जो है ये सिंधु नदी पर है। किस पर है ये बांध? सिंधु नदी पर है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्बू बाजगो बांध सिंधु नदी पर है। फिर यह बांध लद्दाख संघीय प्रदेश के लेह जिले में स्थित है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में आज़ादी से पहले है ना, स्वतंत्र भारत का, आज़ादी से पहले नहीं, स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना पूछा जाता है तो कौन सा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी पर नदी घाटी परियोजना है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1933 में ये बना था। कोयना बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। नदी बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन गया जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। फिर बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा के पास से निकलती है। बराकर नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, तिलैया बांध, मैथन बांध और भाल पहाड़ी बांध है ना, याद रखेंगे। तिलैया बांध कई बार पूछा हुआ है, किस राज्य में है? तो झारखंड में है। किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। फिर मैथन बांध भी है, फिर भाल पहाड़ी डैम भी है। तो ये 3 डैम जो है ना बराकर नदी पर झारखंड में है। फिर है मुल्ला पेरियार बांध या मुल्लाई पेरियार बांध भारतीय राज्य केरल में है ना। पेरियार बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये केरल में है। गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है? तो गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भांखड़ा नंगल बांध है, सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। फिर आपका है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा ना। तो भारत में सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पे देख लेते हैं डिटेलिंग। भारत में कृषि
कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है। भारत का जो कृषि है वो मानसून आधारित है। भारत में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जो भूमि का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि का प्रतिशत जो है कहाँ है? पंजाब में है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर है। भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से द्वारा किया जाता है। ट्यूबवेल या नलकूपों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में तालाब की संख्या जो है सर्वाधिक है ना, और इसी से यहाँ सिंचाई सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुएं और नलकूपों द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है कुआं और नलकूप से किया जाता है। फिर उसके बाद नहर से, उसके बाद तालाब से सिंचाई भारत में की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन, मुक्त नाइट्रोजन के रूप में, है ना। पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए, है ना, नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं, है ना, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 होता है। इसी के रूप में जो है पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं नाइट्रेट के रूप में, फिर उसे परिवर्तित कर देते हैं किसमें? नाइट्रोजन के रूप में। और नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फिर है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। उन्हें परिवहन नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। किसको? नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं। नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें परिवर्तित कर मुक्त नाइट्रोजन में कर देते हैं। एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रोडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होती है ना। एजोबैक्टर कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। एनाबेना, नोस्टा भी कहा जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। एनाबेना, नोस्टॉक भी, ये भी क्या करते हैं? बैक्टीरिया है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम जैसे जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी दलहनी पौधे को, है ना, लेग्यूमिनोसी कहा जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पौधे वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधे ऊपर उस रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, है ना। पौधे जो है ना, वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो उसको नाइट्रेट के रूप में ले पाते हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप में ले पाते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं 2018 में ही बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, है ना, का प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो है ना, उद्यान से है। किससे है? उद्यान से है, बागवानी से है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो हॉर्टिकल्चर या शहद से भी है ना, शहद से भी है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। फिर आपका है स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध जो है किससे है? जूट उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध जो है समग्र कृषि विकास से। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? समग्र कृषि विकास से है। फिर आपका है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। फ्लोरीकल्चर का संबंध पुष्प उत्पादन से है। पोमोकल्चर का उत्पादन से फल के उत्पादन से। पोमोकल्चर फल उत्पादन। फिर है पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य पालन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, ठीक है। फिर आता है आपका लोकटक झील। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है ना। ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो डिटेलिंग करने से क्या हो रहा है ना, कि आपसे क्वेश्चन आसपास कहीं पूछ रहा है तो आपका क्लियर हो जाएगा डिटेलिंग करने से। बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ना होगा, रिविजन करना होगा, ठीक है ना। कोई उपाय नहीं है, सारा सब्जेक्ट का हम डिटेलिंग आपको PYQ जो है जल्द ही अपलोड करते हुए चलेंगे एग्जाम से पहले। तो आप डिटेलिंग, है ना, सुनते चलेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। लोकटक झील पर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तैरते हुए द्वीपों को फुमडी कहा जाता है। यह झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो कि हम शुरू में ही आपको बताए थे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है ना उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में, लोकटक झील में, मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है।
फिर हम मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ कुकी, मुक्की, मैती। कुकी, मुक्की, मैती जो है मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ हैं। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम मणिपुर के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। फिर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में, और दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है ये लोकटक झील है, और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील लोकटक झील है। इसे झेलम नदी से पानी प्राप्त होता है। देखिए बुलर झील को जो है झेलम नदी से पानी प्राप्त होता है। किस नदी से? झेलम नदी से। विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, सुपीरियर झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है ना। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन कौन सा होता है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो देखिए कोसी जो है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, घाघरा भी दक्षिण की ओर होता है, गंडक भी दक्षिण की ओर होता है, ठीक है। तो ये कोसी नदी जो है ये आपको गंगा में आके कहाँ पे मिलता है? कुर्सेला। कुर्सेला कटिहार के पास जो है, पूछा हुआ एग्जाम में, कटिहार है ना, कटिहार कुर्सेला के पास जो है कोसी नदी गंगा में आके मिलता है। घाघरा जो है ये छपरा नदी पर, छपरा में आके, है ना, घाघरा नदी जो है ये छपरा में आकर मिलता है। फिर आपका गंडक नदी जो है ये सोनपुर का पलहेजा घाट जो है, सोनपुर का पलहेजा घाट, यहाँ पर आकर ये गंडक नदी गंगा में मिलता है। और सोन नदी जो है ये पटना में आपको मनेर के पास, कहाँ? पटना में मनेर के पास आकर ये सोन नदी जो है ना, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए आती है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। तो गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, ऑप्शन सी जो है, जो कि आपको कहाँ पे आके मिलती है? पटना के मनेर के पास आके गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए पटना, मनेर, दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है। फिर आपका रिहंद और उत्तरी कोयल सोन की प्रमुख है ना सहायक नदी है। रिहंद और उत्तरी कोयल जो है सोन की प्रमुख सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी सहायक नदियों में कौन नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है कौन सा? शंख, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर कोयल जो है, उत्तर कोयल है ना, जो कि सोन की सहायक नदी है ना, ये गंगा बेसिन का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी जो है उत्तर कोयल जो है सही हो जाएगा। फिर है शंख और दक्षिण कोयल ब्राह्मणी की सहायक नदी है। शंख और जो है दक्षिण कोयल ये ब्राह्मणी की सहायक नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार के सुपौल में इंटर करती है, बिहार में, और सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि प्रवाहित होते हुए कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा में है ना के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। फिर कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी जो है ना चीन का शोक माना जाता है। फिर आपका है गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है ना। गंडक नदी आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली से प्रवाहित होते हुए सोनपुर है ना, सारण व हाजीपुर की सीमा बनाते हुए गंगा में मिल जाती है। सोनपुर के पास पलहेजा घाट के पास ये मिल जाता है। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी प्राप्त होता है। त्रिवेणी नहर को जो है गंडक नदी से पानी प्राप्त होता है। घाघरा नदी बिहार में सारण जिले के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी। इससे भारत एवं बिहार का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। गंगा नदी को भारत एवं बिहार का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख हिमखंड से निकलती है, तब इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी अलकनंदा एवं देवप्रयाग में है ना, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका नाम गंगा पड़ता है।
हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यह दो धाराओं के रूप में बदल जाती है। मुख्य धारा भागीरथी नदी और आगे है ना, आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब एक और धारा हुगली में बढ़ जाती है। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन, पुनपुन है। गंगा की दाएं तट की प्रमुख नदी यमुना है, सोन और पुनपुन जो है ये दाएं तट की नदियां है। फिर है आपका गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। भारत का कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो अभी वर्तमान में उड़ीसा है ना, लोहा का उत्पादन अभी वर्तमान में है उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है भारत में, है ना, लोहा का उत्पादन करता है उड़ीसा जो है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का उड़ीसा राज्य वर्तमान में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। फिर लौह अयस्क उत्पादक भारत के 4 शीर्ष राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। सबसे ज़्यादा उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड जो है लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। फिर है आपको लौह अयस्क यहाँ से बता दें, हेमाटाइट, हेमाटाइट है ना, है ना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट है ना, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सभी के सभी जो लौह के अयस्क हैं, जो याद रखेंगे बहुत ही काम आएगा। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था 1874 में। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। और जमशेदजी टाटा टिस्को के द्वारा, है ना, टाटा कंपनी टिस्को के द्वारा जो है 1907 में सबसे पहली बार बड़े पैमाने पर लौह का उत्पादन किया गया था। फिर कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा क्या है? तो है ना, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। कोरबा को छत्तीसगढ़ का ऊर्जा धानी भी कहा जाता है। ऊर्जा धानी जो है ना, छत्तीसगढ़ में कौन है? तो कोरबा है। कोरबा को जो है छत्तीसगढ़ का ऊर्जा धानी कहा जाता है। यहाँ का स्टील प्लांट और कोयले की खान है। कोल्लार खान कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कोल्लार खान, है ना, फिल्मों में आप देखे होंगे कोल्लार खान के बारे में। बिहार के करमतिया खान जमुई में है। सबसे ज़्यादा सोना का भंडार पाया गया है। करमतिया खान कहाँ है? जमुई में है ना। जमुई में है। नागी नकटी डैम है। नागी नकटी डैम है ना, जो कि आर्द्रभूमि स्थल भी है। फिर झरिया धनबाद झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जवार खान सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जवार जो है राजस्थान में ही आपका खेतड़ी है, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, है ना, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, है ना। गोरीचन शिखर अरुणाचल प्रदेश में है ना। फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। खारदुंगला जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये है ना कहाँ पे है? तो इसका आंसर जो है बेमेल को, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है ना। लद्दाख में है। जो खारदुंगला दर्रा है ये कहाँ है? लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो गोरीचन जो है ये आपको काट देंगे और इसको लद्दाख कर देंगे। क्या कर देंगे? लद्दाख कर देंगे। तो गोरीचन शिखर जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और खारदुंगला दर्रा जो है ये लद्दाख में, कहाँ है? लद्दाख में है। तो खारदुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के लेह जिले में है। यह दर्रा लद्दाख सीमा पर लेह के उत्तर तथा श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में सहाद्री, पश्चिमी घाट को सहाद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची या कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का ही जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में सहाद्री के नाम से जानते हैं,
ठीक है ना। और कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम जाना जाता है। केरल में अन्नामलाई और इलायची यानी कि कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोला कहा जाता है। फिर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की इसमें सीमा तक फैली हुई है। हालांकि नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा केरल में और आता है ना। तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कहलाता है, मिलान स्थान कहलाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ पर मिलते हैं। सही बात है। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी जो है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है नीलगिरी का। ठीक है ना। 2637 मीटर ऊंचा है। नीलगिरी पहाड़ी को द क्वीन ऑफ हिल्स या ब्लू माउंटेन नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी को जो है ना द क्वीन ऑफ हिल्स या ब्लू माउंटेन नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आपका है निम्न सही सुमेल है ना, जो प्रश्न में दिया था है ना, उसी को थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है। गोरीचंद शिखर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है ना के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। गोरीचंद एक पर्वत शिखर है जो हिमालय की हिस्सा है। असम, हिमालय, दक्षिण पूर्वी तिब्बत, भूटान और भारतीय राज्यों की उत्तरी सीमा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ों की एक श्रृंखला है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी है ना सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है ना राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली मुख घाटी केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में है। सिलिकॉन वैली कहाँ? बेंगलोर, कर्नाटक को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है। फिर इधर एक तरफ झील है, ठीक है, और दूसरी तरफ झील का प्रकार है। तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। भीमताल झील, भीमताल झील जो है आपका ए का क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो इसको टेक्नोनिक कहा जाएगा। क्या? भीमताल झील को जो है टेक्नोनिक टाइप का झील कहा जाएगा भीमताल झील को। फिर आपका हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। तो अष्टमुडी झील जो है ये अनूप या पश्च जल का उदाहरण है, अष्टमुडी झील। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फिर आपका गोहन झील जो है ये आपका गोहन झील जो है भूस्खलन झील हो जाएगा। गोहन झील क्या हो जाएगा? भूस्खलन हो जाएगा। लोनार झील जो है ज्वालामुखी पहाड़ का मुख हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखकर पहले मिला लेंगे, फिर आगे इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिलाया हुआ है। भीमताल झील जो है यह टेक्नोनिक झील है। फिर अष्टमुडी झील जो है अनूप या पश्च झील का उदाहरण है। गोहन झील जो भूस्खलन झील है। लोनार झील जो ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। फिर लैगून अथवा अनूप झीलों का निर्माण जो है तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है तथा कुछ झीलें संकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है, जैसे अष्टमुडी झील, बेमनाड झील, पुलिकट झील, चिल्का झील। ये सब जो है ना लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण है। अष्टमुडी, बेमनाड, पुलिकट, चिल्का ये सब जो है ना लैगून अनूप झील का उदाहरण है। हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से निर्मित होती है, जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, खुलाताल, रूपकुंड आदि झीलें हिमानी निर्मित झीलें हैं। हिमालय के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक क्रिया होती है अतः इन क्षेत्रों में उपस्थित झीलों को के ऊपर भी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का प्रभाव होता है। बुलर झील पर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का प्रभाव है।
यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द बुलर झील जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक है ना, टेक्टोनिक क्रिया से निर्मित एक झील है। असम में गोहन झीलें पाई जाती है। ये भूस्खलन से निर्मित झीलें हैं जो कि पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियाँ के मार्ग रुक जाते हैं और इसमें जल एकत्र हो जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील स्थित है। लोनार झील पोवाई झील है ना, गोरेवाड़ा झील, फिर सलीम अली सरोवर झील है ना, फिर ये सभी जो है ना महाराष्ट्र राज्य में स्थित झील है। कौन कौन? लोनार झील, पोवाई झील, गोरेवाड़ा झील और सलीम अली सरोवर झील, ये सब महाराष्ट्र में है। फिर आपका है आगे 2018 में ही बिहार द्रोह का एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम वाला है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 तक हम लोग को पहुंचना है।